Hello and welcome to my YouTube channel अनुरंजन एकेडमिक इनसाइट्स। तो दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, एडवेंट ऑफ डेनिश, एडवेंट ऑफ फ्रेंच, ये सभी हमने देखा। अब जो है हम लोग यहाँ अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रीजनल किंगडम्स, चूंकि हमने यहाँ पे दो चीज देखा। एक तो किस प्रकार से जो सेंट्रल पावर था, सेंट्रल पावर जैसे कि मुगल, तो एक तो मुगल का डिक्लाइन और दूसरा यूरोपियंस का आगमन, ये दो चीज हमने देखा। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे जैसे मुगल डिक्लाइन होते हैं, मुगल पावर डिक्लाइन होते हैं, वैसे वैसे कुछ कुछ रीजनल किंगडम्स भी इसके पास आ जाते हैं, ठीक है, जो इमर्ज कर जाते हैं। और वो सभी रीजनल किंगडम अपना एक अलग पॉलिटिकल पावर रखते हैं, ठीक है। ब्रिटिश के फलने फूलने में और ब्रिटिश के एस्टेब्लिशमेंट में रीजनल किंगडम्स का उदय, जो इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम है, उसका एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चलिए सबसे पहले बात करें कि रीजनल किंगडम्स क्या है। तो सबसे पहला चीज जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम लोग देखते हैं जो मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी मुगल जो है वो किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाया करते थे। तो उसमें एक चीज होता था जिसको जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे, जिसको निजामत और सूबेदार कहा जाता है। और दूसरा है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजस्व प्रशासन, जिसको कि दीवानी कहा जाता है। और उसका जो हेड है उसको हम लोग दीवान कहते हैं। यानी निजामत के हेड को सूबेदार कहते हैं और दीवानी के हेड को दीवान कहते हैं। ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पावर्स at center, many local regional political forces began to arise from late 17th and early 18th century. Okay, two types of regional kingdoms arose. One is successor states और दूसरा rebellion states. तो क्या हुआ कि जो मुगल पावर का जो सेंटर में जो मुगल पावर है उसके डिक्लाइन, यानी कि उसके पतन के बाद, पतन के साथ साथ ही, ठीक है, पतन के बाद नहीं कह सकते हैं, पतन के साथ, जिस समय में मुगल डिक्लाइन हो रहा था, पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे, उसी समय में कुछ रीजनल फोर्सेस 17th सेंचुरी यानी कि 1650 के बाद और 1700 या 1750 से पहले, इस 100 साल के टाइम पीरियड में काफी सारे रीजनल किंगडम जो है वो आए, ठीक है। तो इसमें से दो, जो जितने भी रीजनल किंगडम इमर्ज हुए हैं, उनमें से उनको हम लोग दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक सक्सेसर स्टेट यानी कि उत्तराधिकारी राज्य, और दूसरा रेबेलियन यानी कि जो विरोधी राज्य थे, ठीक है। उत्तराधिकार राज्य में यानी सक्सेसर स्टेट्स में अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, राजपूत स्टेट्स और कर्नाटक स्टेट्स, इनको रखा जाता है। जबकि जो रेबेलियन स्टेट्स है उसमें मराठा, पंजाब और जाट्स और रोहिल्लास, इनको हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुगल एम्पायर और इसके डिक्लाइन के विषय में। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1530 से लेकर के 1707 तक, ठीक है, 1530 से लेकर के 1707 तक, ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1530 में जब मुगल जो है वो भारत पर कब्जा किया बाबर के टाइम में, ठीक है, तो वो इतना साम्राज्य था, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये साम्राज्य था। फिर उसके बाद 1530 के बाद जो मुगल का एक्सपांशन हुआ वो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1707 तक, लास्ट तक जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम लोग इस पूरे एरिया पर जो है मुगल का शासन होता है। नीचे का और ये कुछ असम का ये भाग छोड़ करके लगभग संपूर्ण भारत पर मुगल का आधिपत्य था। लेकिन डिक्लाइन के बाद यानी 1707 के बाद औरंगजेब का डेथ, और उसके बाद जो डिक्लाइन शुरू होता है मुगल का, उसके बाद यहाँ पर काफी सारे जो रीजनल किंगडम है वो इमर्ज हो गए। जैसे सेंटर में तो चलिए मुगल थे यहाँ पर, ईस्ट में बंगाल, नीचे हैदराबाद या इसके इधर कर्नाटक,
उसके बाद इधर मराठा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, ठीक, यहाँ कुछ राजपूत शासन था, और इस बीच में भी बहुत सारे शासन थे, जैसे जाट हो गए, रोहिल्लाज हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ देखते हैं कि इतने सारे रीजनल किंगडम्स इमर्ज होने के बाद जो मुगल का जो एक्सटेंशन है ना, वो काफी कम रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो स्टेट है उसमें हम लोग काउंट करते हैं बंगाल को, ठीक है। जो सबसे पहला स्टेट है उसमें हम लोग देखते हैं बंगाल। तो बंगाल की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि दो नाम जो है हमको याद रखना है। एक मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान, MKK AVK, मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान। Murshid Qali Khan was appointed as Diwan under Aurangzeb in 700. Later in 1717, Farrukhsiyar made him governor of और सूबेदार ऑफ बंगाल। तो सबसे पहला चीज, मुर्शीद कुली खान को औरंगजेब के टाइम में 1700 के आसपास जो है उसको दीवान बनाया जाता है बंगाल का, जो बाद में 1770 में जिसको फर्रुखसियर जो है वो वहां का गवर्नर या फिर सूबेदार भी बना देता है। तो अब यहाँ पे मुर्शीद कुली खान के पास दीवानी राइट्स तो था ही, ठीक है, साथ ही साथ अब वो निजामत भी उसके पास आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुर्शीद कुली खान को अधिक पावर दिया गया। आप यहाँ पे देखिए, जब डिक्लाइन होता है तो क्या होता है, जब औरंगजेब था तो उस समय में केंद्रीय सत्ता मजबूत थी, तो केवल उसको दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार दिए गए, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दिए गए। लेकिन जैसे ही सत्ता कमजोर हुई, 1717 में फर्रुखसियर आए, ठीक है, फर्रुखसियर जब बादशाह बनते हैं तो दोनों ही, जो निजामत था और जो दीवानी थी, वो दोनों राइट जो है वो एक ही आदमी को दे दिया गया है, ठीक है। पहले इसी सहूलियत के लिए दीवानी राइट अलग आदमी को और जो निजामत है वो अलग आदमी को दिया जाता था, ताकि कोई भी जो है रिबेलियन ना हो, विरोध ना कर सके, ठीक है, विद्रोह ना करे। It was the first time in Mughal history that any person having joint powers of दीवान एंड सूबेदार। हमने क्या कहा, इससे पहले ऐसा नहीं किया जाता था, तो ये पहला ऐसा टाइम था मुगल हिस्ट्री में जबकि एक ही आदमी को दीवानी और सूबेदारी दोनों जो अधिकार है वो मिले। As he become powerful and there is weak center too, he declared Bengal as a successor state। अच्छा, सक्सेसर स्टेट का ये मतलब है कि उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित नहीं किया, ठीक है, खुद को स्वतंत्र घोषित नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम बंगाल का जितना भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और राजस्व है वो हम संभालेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे कि सेंटर को कुछ उसका हिस्सा दे दिया करेंगे, यानी कि टैक्स कह सकते हैं आप, वो दे दिया करेंगे। तो जो जो स्टेट ऐसा कर रहे हैं कि संपूर्ण शासन तो वो खुद संभाल रहे हैं, लेकिन सेंटर को उसके बदले में कुछ उसको टैक्स जो है कर अदा कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेट्स को हम लोग उत्तराधिकार स्टेट यानी कि सक्सेसर स्टेट कहते हैं, ठीक है। ही डाइड इन 1727, हु मुर्शीद कुली खान, 1727 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और हिज सन इन लॉ शुजाउद्दीन बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1727, रूल्ड टिल 1739। तो 1727 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद, यानी कि ओवरऑल 10 साल ये शासन किए, 1717 से 1727, ठीक है। उसके बाद उसका जो सन इन लॉ है सुजाउद्दीन, दामाद, वो बंगाल का नवाब बनता है और 1739 तक शासन करता है। आफ्टर दैट हिज सन सरफराज बिकम द नवाब एंड वाज किल्ड बाय अलीवर्दी खान इन 1740। एक साल के लिए उसका जो सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज है वो नवाब बनता है, लेकिन 1740 में अलीवर्दी खान जो थे वो इसको मार करके और खुद बंगाल का नवाब बन जाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, हिज ग्रैंडसन सिराज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ 1756, ठीक है। तो ये बंगाल की कहानी है, ठीक है, ये बंगाल की कहानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो 1770 में मूलतः हम लोग समझते हैं कि मुर्शीद कुली खान जो है, ठीक है, वो नवाब बनता है, और मुर्शीद कुली खान के बाद कौन, शुजाउद्दीन
उद्दीन, ठीक है, कब बनता है? 1727 में, ठीक है, 1727 में। और उसके बाद जो है फिर सरफराज, सरफराज एक साल के लिए 1739 में बनते हैं। और 1740 में अलीवर्दी खान जो है ये सरफराज को मार करके बंगाल का नवाब बन जाते हैं। 1756 में इनकी मृत्यु के बाद सिराज उद दौला शासन बनते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा बंगाल की कहानी। अभी हम लोग इसको शॉर्ट रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, और इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें ना याद रखने की आवश्यकता है, ना ही उतना जानने की जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और 1756 में कौन है? सिराज उद दौला, द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर, क्योंकि हमें यहाँ से 1757 के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, 1757 के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ना सिर्फ 1757 के, बल्कि यहाँ से हमें और भी जो जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ब्रिटिश के साथ उनके भी कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे कि जब हम लोग हैदराबाद पढ़ेंगे, जब हम लोग कर्नाटक पढ़ेंगे, जब हम लोग और भी दूसरे स्टेट्स को देखेंगे, तो वहां पर इस टाइम में 1750 के आसपास, 1750 से लेकर के 1760 1770 के आसपास जो भी शासक रहे हैं, उन शासक का नाम हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा जो अगला टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश का कन्फ्लिक्ट किनके किनके साथ हुआ। इसलिए ये जो नाम है, जैसे बंगाल में सिराजुद्दौला, इनको याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हैदराबाद। हैदराबाद ये भी एक सक्सेसर स्टेट था और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है चिंगक्लीज खान। 1724 में, ठीक है। और उन्होंने मुगल ऑफिशियल जो थे उसके हैदराबाद के कोर्ट में, दरबार में, उसको रिमूव करके इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है। और स्वयं जो टाइटल लेता है वो है निजामुल मुल्क आसफ शाह, ठीक है, निजामुल मुल्क आसफ शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है 1724 में। और इसका ओरिजिनल नाम क्या है? चिंगक्लीज खान, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हैदराबाद इन 1713, ठीक है, 1713 में फर्रुखशेर के द्वारा इसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। He played an important role in overthrowing सैयद ब्रदर्स, ठीक है। सैयद ब्रदर्स एक हम लोग कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो किंग मेकर की भूमिका में थे वो सैयद ब्रदर्स थे। यहाँ तक कि जो फर्रुखशेर को जो शासक बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं, उसमें भी सैयद ब्रदर्स का ही हाथ था, ठीक है। उसके बाद सैयद ब्रदर्स के बाद जो रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मतलब कहीं ना कहीं 3-4 मुगल बादशाह को सैयद ब्रदर्स ने जो है गद्दी पर बैठाया। तो इनको हटाने में हैदराबाद का जो निजाम है, निजामुल मुल्क आसफ शाह यानी कि चिंगक्लीज खान, इनका बहुत बड़ा रोल था। फ्रॉम 1720 to 22 he consolidated his hold over Deccan and suppressing all oppositions। तो 1720 से 1722 तक इन्होंने जितना भी दक्कन में जो भी दूसरे इसके अपोजिशन थे उनको सप्रेस करने में ये कामयाब रहे। ही वॉज ऑल्सो द वजीर ऑफ मुगल एम्पेरर मोहम्मद शाह। तो 1720 में 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जब एम्पेरर बनते हैं, बादशाह बनते हैं मुगल कोर्ट में, तो उनके ये वजीर भी थे, ठीक है। After his death in 1748, his successor were not competent enough to tackle Britishers. Okay, so after Carnatic Wars, British became the dominant in this region, and in 1798 underwent subsidiary alliance with the Britishers. तो हैदराबाद जो है वो 1798 में जो सहायक संधि है उस पर साइन करने वाला पहला राज्य बन जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अवध। अवध, फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध इज सादत खान, ठीक है। ही ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरथ्रोइंग सैयद ब्रदर्स। हमने अभी सैयद ब्रदर्स की कहानी बताई थी। तो जो निजामुल मुल्क है, निजामुल मुल्क आसफ शाह और सैयद सादत खान, इन दोनों ने मिलकर के जो
मोहम्मद शाह रंगीला के नवाब बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद सैयद ब्रदर्स को दरबार से हटाया। ठीक है। He was appointed as the governor of Awadh in 1722 and he faced a lot of rebels and successfully subdued all the rebellions. He confirmed with the टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क। तो सादत खान जो टाइटल लेता है वो क्या है? बुरहान उल मुल्क। और इससे पहले हैदराबाद में जो चिंकलिस खान थे उन्होंने जो टाइटल लिया वो था निजामुल मुल्क। ठीक है, आसफ शाह। तो सादत खान के डेथ के बाद जो अवध में है 1739 में, उसका सन इन लॉ सफदरजंग, ठीक है, he became the नवाब ऑफ अवध एंड रूल टिल हिज डेथ 1754 तक जो है वो उन्होंने शासन किया। और उसके बाद सुजाउद्दौला बिकम द नवाब। ये भी नाम याद रखना है अवध के शासक सुजाउद्दौला का। ठीक है, क्योंकि ये 1754 में शासन बन रहे हैं और आगे जब 1764 की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे फिर से सुजाउद्दौला को 1764 और 1765 में। ठीक है, तो चलिए अवध की बात करें तो सादत खान ऑटोनोमस किंगडम घोषित किया था अवध को, और उसके बाद जो है इसका टाइटल था बुरहानुल मुल्क। फिर 1739 में इसका जो दामाद है वो बनता है सफदरजंग, और उसके बाद जो है सुजाउद्दौला। ठीक है, अच्छा, सफदरजंग का नाम याद रखने के लिए हम लोग एक रेफरेंस ले सकते हैं। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम है सफदरजंग। ठीक है, इन्हीं के नाम पर वो हॉस्पिटल है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवध के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा मैसूर। ठीक है, मैसूर की बात करें, मैसूर इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट पावर अंडर हैदर अली। ठीक है, हैदर अली के अंडर जो है ये इंडिपेंडेंट पावर, हैदर अली जो है वो घोषित करते हैं इसको इंडिपेंडेंट। इट वाज अंडर विजयनगर एम्पायर इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में था। ठीक है, ग्रेजुअली कम अंडर वोडेयार डायनेस्टी एज एन ऑटोनोमस स्टेट। तो सबसे पहले कहां था ये? विजयनगर साम्राज्य का पार्ट था। विजयनगर साम्राज्य के बाद यहाँ पे वोडेयार डायनेस्टी का शासन हुआ। ठीक है, किनका? वोडेयार डायनेस्टी का शासन हुआ, और वोडेयार डायनेस्टी ही इसको ऑटोनोमस बना चुका था। ठीक है, अब जो है जो वोडेयार डायनेस्टी के अंदर एक शासक थे जिसका नाम था चिक्का देवराज वोडेयार। ठीक है, क्या नाम था? चिक्का देवराज वोडेयार। 1762 से 1662, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1662 से 1704 ईस्वी तक ये, ठीक है, इट्स मिलिट्री पावर इंक्रीज्ड एंड रीच इट्स ग्लोरी अंडर हैदर अली। तो चिक्का देवराज के अंदर जो मिलिट्री का जो बॉस था वो थे, हेड ऑफ मिलिट्री, वो थे हैदर अली। ठीक है, who initiated his career as a junior officers in मैसूर आर्मी। मैसूर आर्मी में एक छोटा सा जूनियर ऑफिसर था जो बाद में जो है मतलब चीफ बनता है, प्रमुख सेनापति बनते हैं चिक्का देवराज वोडेयार के अंदर में। अब 1761 by 1761 हैदर अली took over political power in मैसूर by removing the corrupt prime minister नानराज। तो नंजराज, जो नंजराज हैं ये चिक्का देवराज वोडेयार के पीएम हैं। ठीक है, चिक्का देवराज वोडेयार किंग है। ये मैसूर की कहानी चल रही है। चिक्का देवराज वोडेयार किंग है। ठीक है, और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं नंजराज। नंजराज को हटा करके जो हैदर अली है वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हैदर अली सन्स टीपू सुल्तान सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ इन 1782 ड्यूरिंग सेकेंड मैसूर वार। अब ये वार की कहानी हम लोग जो हमारा ब्रिटिश एक्सपांशन का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मैसूर राज्य को में जो है ब्रिटिश पावर जो है वो सत्ता स्थापित की अपनी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीपू सुल्तान। तो चूंकि मैसूर का ही जो हैदर अली के बाद इंपॉर्टेंट नाम है वो है टीपू सुल्तान का। ठीक है, मैसूर में हैदर अली के बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है टीपू सुल्तान। ही रूल्ड ओवर मैसूर टिल हिज डेथ इन 1799, जो फोर्थ मैसूर वॉर है। ठीक है, फोर्थ मैसूर वॉर, इसमें इनकी डेथ हो जाती है। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू कैलेंडर, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू केक्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स।
measurements. He also planted a tree of liberty, ठीक है, in Srirangpatnam, tree of liberty in Srirangpatnam and become the member of Jacobin club. अच्छा, ये Jacobin club क्या है? Jacobin club फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, जो वहां पे एक क्लब बनाया था जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789. ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न नेवी, ठीक है, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट काम है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्नाटक स्टेट. कर्नाटक स्टेट की बात करें तो एक्चुअली में जो अभी कर्नाटक हमको देखने को मिल रहा है, हम लोग उस कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं जो जैसे अगर ये इंडिया है तो अभी जो कर्नाटक है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है. तो हम लोग इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये यहां तक कर्नाटक मान के चले, इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले भाग की. ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक स्टेट कहलाता था, ठीक है. ये कर्नाटक, ये हैदराबाद, ठीक है, और इधर ये पूरा मराठा थे, ठीक. तो ये कर्नाटक हो गया और ये कर्नाटक हो गया और ये हैदराबाद स्टेट था. तो इस वाले कर्नाटक क्षेत्र की बात कर रहे हैं. यहाँ की राजधानी कहाँ थी? आरकोट. कहाँ थी? आरकोट. चलिए बात करते हैं. इट वॉज द स्टेट अंडर मुगल इन डेक्कन. इट केम अंडर द किंगशिप ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद. तो सिंपल सी बात है, हैदराबाद के जो निजाम थे उनके इन्फ्लुएंस में ही ये क्षेत्र था, ठीक है. द गवर्नर ऑफ निजाम इज The governor of Nizam is also called as नवाब ऑफ कर्नाटक. तो जो निजाम थे इसके अंडर में ही एक जो गवर्नर है वो कर्नाटक के निजाम के तौर नवाब के तौर पर वहां पर निजाम के अंडर में काम किया करते थे. तो जो सादतुल्ला खान थे, सादतुल्ला खान सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू दोस्त अली एज द नवाब ऑफ कर्नाटक इन द मिडिल 18th century. तो जो निजाम के मोस्ट इंपोर्टेंट जो कर्नाटक से संबंधित जो नाम याद रखने का की जो आवश्यकता है वो है एक सादतुल्ला खान जो कर्नाटक के नवाब थे, और उसके बाद सादतुल्ला के खान के बाद दोस्त अली. तो ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे सेकेंड कर्नाटक वॉर की, ठीक है. वहां देखेंगे कि पूरे इस कर्नाटक स्टेट की कंप्लीट स्टोरी हम लोग वहां पे देखेंगे और कैसे सेकेंड कर्नाटक वॉर जो है वो हुआ था. क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. इसके अलावा जो और भी अदर रीजनल पावर्स थे उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है राजपूत स्टेट्स, जाट्स, और एक हम लोगों को देखने को मिल जाएगा यहां पर बंगास पठान एंड रोहिलास, ठीक है. तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं. राजपूत स्टेट्स, राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबेर 1969 to 1743 फाउंडेड जयपुर मैन ऑफ साइंस. राजा सवाई जय सिंह को कहा जाता है जिन्होंने जयपुर की स्थापना की, इनको मैन ऑफ साइंस भी कहा जाता है. जंतर मंतर ऑफ जयपुर भी इन्होंने ही बनाया था. मेड पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस. तो कई सारे साइंटिफिक जो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को उस समय में देखने को मिल सकते हैं इन राजा सवाई जय सिंह के काल में. इसके अलावा कुछ किंगडम थे जैसे जाट स्टेट ऑफ भरतपुर एस्टेब्लिश्ड बाय चूड़ामन एंड बादन सिंह. हाईएस्ट ग्लोरी अंडर सूरजमल का नाम हम लोग देखेंगे जब 1761 की बात करेंगे, और वहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब वहां देखेंगे तो वहां पे सूरजमल का चर्चा होता है कि जो मराठा साइड से जो लड़ने वाले योद्धा थे जैसे सदाशिव भाऊ और जो मराठा सैनिक को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उन्होंने इनसे भी मदद मांगने का प्रयास किया था, मगर इनकी तरफ से कोई मदद उनको नहीं मिल पाया था. तो ये एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलता है. बेसिकली दे वेर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करें बंगास पठान एंड रोहिलाज. मोहम्मद खान बंगाज established control over territory around Farrukhabad as modern Aligarh and Kanpur.
and Ali Muhammad Khan established control in the area called Rohilkhand, the capital at Solan in Bareilly and later transferred to Rampur. तो ये कुछ छोटे स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बड़े स्टेट्स और कुछ छोटे स्टेट्स, तो ये हमने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स हैं, वो इन सभी स्टेट्स को एक एक करके या तो संधि के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से एक एक करके हराएंगे और उन पर अपना आधिपत्य करेंगे, और इस प्रकार जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है ब्रिटिश अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे हुआ, यानी ब्रिटिश राज का जो विस्तार है वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।